आदमी अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए सभी इंसानों को मार डालने का फैसला कर लेता है। इसी दौरान 10 दिनों के भीतर कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके सामने खड़ा यह अवतार जैसा दिखने वाला व्यक्ति बस अपनी आंखें पलटता है और अगले ही पल सभी मजदूर जमीन में धंस जाते हैं, मानो वे धरती के साथ हमेशा के लिए एक हो गए हों। इसके बाद तियानची लाओ वान को एक पुराने एकाग्रता शिविर में ले जाता है। यही वह जगह थी जहाँ उसके माता पिता को निर्दयता से मार दिया गया था और यहीं उसने पहली बार अपनी भयानक शक्ति को जागृत किया था। पुरानी दर्दनाक यादें एक एक करके उसके मन में उमड़ने लगती हैं। अब लाओ वान पूरी तरह अंधकार में डूब चुका होता है। तियानची इस मौके का फायदा उठाकर उसकी शक्तियों को और भी मजबूत करना शुरू कर देता है। जमीन पर पड़े पत्थर अपने आप उठने लगते हैं और एकत्र होने लगते हैं। दुख और पीड़ा उसके हृदय में फैल जाती है। उसके पीछे खड़ी इमारतें पल भर में ढह जाती हैं। अब वह धरती पर मौजूद हर धातु को नियंत्रित कर सकता है। एक जोरदार गर्जना के साथ लोहे की अनगिनत विशालकाय सांपों जैसी संरचनाएं जमीन से बाहर निकल आती हैं और पूरे एकाग्रता शिविर को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इस भयानक ऊर्जा तरंग को प्रोफेसर महसूस कर लेते हैं और भीड़ के बीच से उसे ढूंढ निकालते हैं। वे लाओ वान को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को वे कैसे समझ सकते थे। इसी बीच तियानची को आसपास की असामान्य गतिविधि का आभास होता है। वह धीरे से अपना सिर घुमाकर वान की ओर देखता है और फिर से अपनी आंखें पलट देता है। अगले ही पल वह प्रोफेसर के मुख्य मस्तिष्क से जुड़ जाता है। उसकी चेतना इतनी शक्तिशाली होती है कि प्रोफेसर भी उसका विरोध नहीं कर पाते। तियानची अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया के हर देश में परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाले सैनिकों को खोज लेता है और एक ही समय में सभी को प्रक्षेपण बटन दबाने के लिए मजबूर कर देता है। क्षण भर में हजारों परमाणु मिसाइलें धरती से बाहर निकल आती हैं। अब मानवता ने तियानची से बातचीत करने का अधिकार पूरी तरह खो दिया था। इसके बाद एक जहाज सीधे म्यूटेंट स्कूल पहुंचता है और बेहोश पड़े प्रोफेसर को उठा ले जाता है। हमले के दौरान एक जोरदार झटका लगता है जो गलती से जहाज के ऊर्जा स्रोत से टकरा जाता है। पूरा परिसर भयानक विस्फोट से हिल उठता है। ठीक उसी समय मानो समय थम सा गया हो। क्विकसिल्वर अपनी अद्भुत गति से वहां पहुंचता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता वह सभी को सुरक्षित बाहर पहुंचा देता है। उसकी नजर में दुनिया बेहद धीमी हो जाती है। विस्फोट पूरे स्कूल को निगलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वह हर छात्र को बचा लेता है। इस बीच प्रोफेसर को तियानची मिस्र ले जा चुका होता है। वहां से प्रोफेसर जीन को एक गुप्त संदेश भेजते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं। जीन तुरंत म्यूटेंट टीम को इकट्ठा करती है और सभी मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं। अवतार जैसा दिखने वाला वह व्यक्ति दोनों हाथ उठाता है। शहर की सभी इमारतें पल भर में धूल में बदल जाती हैं और प्रकाश से भी तेज गति से शहर के केंद्र की ओर बढ़ने लगती हैं। कुछ ही क्षणों में एक विशाल और भव्य संरचना खड़ी हो जाती है। अब वान भी अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करता है। वह दुनिया की हर धातु को महसूस कर सकता है। वह उसी शक्ति से इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है जिसने उसे इतना दर्द दिया था। इस पल मानवता को सचमुच सर्वनाश का एहसास होता है। तियानची अब अपनी चेतना को स्थानांतरित करने की तैयारी करता है। वह प्रोफेसर की शक्ति छीनकर पूरी पृथ्वी के लोगों को नियंत्रित करना चाहता है। म्यूटेंट टीम चुपचाप युद्ध स्थल पर पहुंच जाती है। नाइटक्रॉलर सबसे पहले अपनी टेलीपोर्ट क्षमता से पिरामिड के भीतर प्रवेश करता है, लेकिन वहां उसका सामना 4 घुड़सवारों में से एंजेल से हो जाता है। दोनों आसमान में जबरदस्त लड़ाई करते हैं। आखिरकार नाइटक्रॉलर अपनी शक्ति का उपयोग करके एंजेल को एक पिंजरे में कैद कर देता है।